पेशावर के पोश इलाका सदर में एक अंदोहनाक वाक़या रुनुमा हुआ जिसमें एक चौकीदार को कत्ल किया गया। उस कत्ल के हवाले से हम पूछते हैं जो मुकामी थाना है उनके सीचो से, उनसे जानते हैं क्यों कत्ल किया गया, क्या दुश्मनी थी और फिर जो मुलजिम था क्या वो गिरफ़्तार किया जा सका या नहीं। इस हवाले से हम सीचो फ़हीम शाह साहब से पूछते हैं। जी हमें बताएं क्या वाक़या रुनुमा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह तकरीबन 7:30 बजे का ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये रोनुमा हुआ है। खैर मोहम्मद नामी एक सिक्योरिटी गार्ड जो है जो कि FG डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ जो है उसमें तैनात था। एक सिक्योरिटी कंपनी है जिसका ये मुलाजिम था और उन्होंने सिक्योरिटी के लिए FG कॉलेज को जो है दिया था। 7:30 बजे के करीब ये वक़ूआ हुआ है। 8 बजे के करीब मुझे इतला आती है, कॉल आती है कि इस तरह एक चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड है खैर मोहम्मद नामी, उसको किसी ने असले आतिशीन से जो है वो कत्ल कर दिया है। हम जब स्पॉट पे पहुंचते हैं, मैं था, मेरे DSP साहब थे, हमारे इन्वेस्टिगेशन स्टाफ थे, क्राइम सीन को लेकर हम मौके पर पहुंचे। जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी नाश के हवाले से जो हमारी कानूनी कार्रवाई होती है उसको फुलफ़िल करने के बाद जो है मुलजिम के बारे में पूछा गया तो पता चला कि मुलजिम जो है कातिल वो इसी कॉलेज में सैनिटरी वर्कर है BPS 1 का। उसका डेटा जो है वो लिया गया प्रिंसिपल साहब से। डेटा लेने के बाद पता चला कि वो शाहकबूल के इलाके पट्टा मंडी का रिहायशी है। पट्टा मंडी जाकर वहाँ पे मालूमात की गई तो पता चला कि तकरीबन 15-20 साल पहले ये लोग यहाँ से जो है नकल मकानी कर चुके हैं किसी और इलाके में। उस बाबत जो है लोकल इन्फॉर्मर्स से पूछा गया। इसके अलावा जो है इसका जो NIC हमें मिला था उस NIC के थ्रू इसके कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है पुलिस लाइन में जो होता है सुहेल साहब है, इस तरह इमरान हमारा जो थाने का ऑपरेटर है उससे रब्ता करके उसको NIC प्रोवाइड करके इस बाबत उनसे पूछा गया कि इस पे जो और नंबर्स हैं सिम के तो वो हमें प्रोवाइड करें और इसकी लोकेशन और CDR हमें प्रोवाइड करें। तो वो तकरीबन 8-10 मिनट के करीब उसका जो है वो लोकेशन हमें मौसूल हो गया। लोकेशन के हिसाब से जो लोकेशन आ रही थी वो कायदाबाद काकशाल के इलाके की थी। इस बाबत पूछा गया कि आया ये लोग जब यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं तो क्या ये काकशाल तो शिफ्ट नहीं हुए। तो वहाँ एक लोकल इन्फॉर्मर था, उसको साथ लेके हम काकशाल पहुँचे कायदाबाद। वहाँ पर एक दूसरे से पूछने के बाद इनके घर का एड्रेस मिला और फौरी तौर पर रेड करके, चूँकि लेडीज़ हमरा थी, सारी फॉर्मेलिटीज़ हमारी पूरी थी, फौरी तौर पर रेड करके जो है इसको घर के अंदर ही अरेस्ट इसकी पॉसिबल हुई। अच्छा, गिरफ्तारी तो हो गई यकीनन मुलजिम की और वो भी 2-3 घंटों के अंदर पुलिस ने अपनी कोशिश कर ली। ये बताए वजह कत्ल किया था, उनको क्यों कत्ल किया गया था, ये क्या नौबत आई कि उनको कत्ल किया गया। देखिए रसूल भाई, इस मामले ये जो कत्ल का मामला रोनुमा हुआ है इस बारे में जब हमारी तफ्तीश आगे बढ़ी और एक दूसरे से, चूँकि ये दोनों जो थे एक ही कॉलेज के स्टाफ के लड़के थे, तो इनके बारे में जब पूछा गया जो ये मकतूल है तो ये बड़ा आजिज़ टाइप का और बड़ा नेक टाइप का बंदा था। उसकी तस्वीर भी आपने देखी होगी, कारी टाइप का बंदा है और बड़ा दीनदार था। ये कातिल जो है इसके बारे में जब मालूमात की गई तो इसकी रेपुटेशन जो थी वो ठीक नहीं थी। वो इसलिए कि इससे तकरीबन कुछ अर्सा पहले ये रिसालपुर में तैनात था। वहाँ पर ऐसे कंप्लेंट्स की वजह से कि ये कभी एक को छेड़ते हैं, मतलब वो एक बंदा होता है फसादी टाइप का, तो कभी एक को छेड़ना दूसरे को छेड़ना, इसके ख़िलाफ़ काफ़ी शिकायत थी। तो वहाँ से इसको ट्रांसफ़र किया गया फौजी फाउंडेशन के सामने जो FG डिग्री कॉलेज है फॉर बॉयज़, वहाँ पर। यहाँ पर जब इसकी ट्रांसफ़र हुई तो यहाँ पर भी कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ इसकी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि ये जो था ये आइस एडिक्टेड था। और आइस एडिक्टेड का आपको पता होता है कि उसका ब्रेन पे आइस जो है वो कितना असर करती है। तो ये मुस्तकिल मिजाज नहीं होता, इसका ये वहमी हो जाता है, ये हर एक पे शक करता है कि कहीं ये ना मार दे वो ना कर दे, ये चीज़ें इसके साथ होती रहती है। तो इस बारे में चूँकि आइस एडिक्टेड था, मरने से कत्ल से तकरीबन एक दिन पहले इन दोनों की भी लड़ाई हुई थी। लड़ाई के बारे में पूछा गया तो वो अजीब सा मामला है कि जी महीना पहले इसने मेरे बाइक की चाबी चुराई थी, जो कि कत्ल
کے ساتھ یہ ہم اس کو نہیں ٹچ کر سکتے، لیکن یہ ایسے ہی اس کو چھیڑتا تھا کیونکہ کل یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے یہ لڑکا پرنسپل کو کمپلینٹ کرتا ہے کہ یہ جو قاتل ہے یہ مجھے دھمکیاں بھی دیتا ہے، مجھے روز روز چھیڑتا ہے، جب میں آتا ہوں تو یہ مجھے گیٹ کے قریب چھیڑتا ہے، کیونکہ جو قاتل ہے اس کی ڈیوٹی جو تھی وہ نائٹ شفٹ کی تھی اور جو مقتول ہے یہ مارننگ شفٹ میں تھا۔ پرنسپل صاحب سے پوچھنے پر اس نے بتایا، پرنسپل صاحب نے، کہ اس کی ڈیوٹی ہم نے نائٹ شفٹ پہ اس لیے لگائی تھی کہ اس کے خلاف کئی ساری کمپلینٹس تھیں اور اس کے خلاف ہمارا ڈپارٹمنٹل بھی شروع تھا، جس کی ڈاکومنٹیشن ہم نے آج حاصل کر لی ہے کہ 3 مارچ 2026 کو اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل شروع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ منسلک جو تمام کاغذات ہیں وہ اس بات سے متعلق ہے کہ کبھی ایک ٹائم پر کسی ایک کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، پھر اس میں راضی نامہ ہوا ہے، کبھی دوسرے ٹائم پر دوسرے کے ساتھ، تو یہ فسادی ٹائپ کا بندہ تھا۔ قتل کے دن جو ہے یہ مقتول جو ہے یہ گھر میں اپنے والد صاحب کو لے کر آتا ہے، ساتھ میں اپنے چھوٹے بچے کو بھی لے کر آتا ہے۔ ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس نے بچہ اس لیے اپنے ساتھ لیا کہ ہمارے پشتون روایات کے مطابق اگر کسی کے ساتھ عورت ہو یا بچہ ہو تو اگر آپ کا کوئی جانی دشمن بھی ہو تو آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، آپ پہ فائر نہیں کرتا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا بیٹا جو ہے وہ اس کے ساتھ چلا گیا، اور چونکہ پرنسپل صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے صبح آنا ہے اور میں نے آپ کا معاملہ حل کرنا ہے، لیکن افسوس کہ گیٹ کے اندر پہنچتے ہی یہ قاتل جو ہے یہ پہلے سے ہی منتظر تھا، اس کی ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی تھی لیکن اس نے دھمکی دی تھی تو یہ پہلے سے منتظر تھا، پستول اپنے ساتھ رکھے ہوئے۔ جب یہ آتا ہے بائک پر، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے، تو CCTV فوٹیجز میں ہم نے جو دیکھا وہ انتہائی دردناک تھا کہ آتے ہی یہ جو قاتل ہے اس کے اوپر مکوں کی بارش کر دیتا ہے بغیر کسی بات کے، بغیر کسی معاملے کے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ بائک سے گھسیٹ کر تھوڑا 8-10 فٹ کے فاصلے پر لے جا کے، چونکہ وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس دوران وہ فائر کرتا ہے۔ ایک فائر، پہلا فائر جو ہے وہ اس کے ہاتھ پہ لگتا ہے، جب یہ گر جاتا ہے تو یہ اس کے سر کے قریب کھڑے ہو کر، اس کا چھوٹا بچہ ساتھ میں کھڑا ہو کر یہ اس کو جو ہے 3 فائر سر پہ مار کے۔ تو یہ ہمیں بتا دیں، جب گرفتاری ہو گئی تو اس کے بعد ابتدائی تفتیش کے دوران انہوں نے قتل کا اعتراف کر لیا؟ بالکل رسول بھائی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب کوئی قتل کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو پہلے تو وہ مانتا نہیں ہے، اس طرح وہ بھی نہیں مان رہا تھا۔ اس کو CCTV فوٹیجز دکھائی گئی کہ یہ دیکھو یہ تم ہی ہو، تب اس نے کہا کہ ہاں جی یہ میں ہوں، یہ میری بائک کی چابی نہیں دے رہا تھا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس چھوٹے سے معاملے پر ایک کیونکہ یہ کوئی اب تو SHO ہے، یہاں پہ مزید بھی قتل کے واقعات آپ یقیناً دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں، خصوصاً پشاور میں، یہ آئس نشے کے ایڈکٹ جو ہے وہ زیادہ تر قتل کرتے ہیں، اور باتوں باتوں پہ کیا کہیں گے جب قتل ہوتا ہے تو ان میں سے کتنے فیصد آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آئس ایڈکٹ ہوتے ہیں؟ رسول بھائی، اس میں یہ اگر کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا، میکسیمم آج کل جو ہمارے ملکی حالات چل رہے ہیں، جو مہنگائی ہے، جو سیکیورٹی کے حالات ہے، جو دہشت گردی کے حالات ہے، اسپیشلی KP میں، تو آپ کو پتہ ہے جب اتنے سارے مسائل ایک ساتھ ایک انسان پر آ جاتے ہیں تو ہر کوئی بس آسانی کی راہ نکالتا ہے۔ یہی بات یہاں پر بھی اگر میں کہوں تو یہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں ہوگی کہ آج کل ہر ایک معاملے میں، بلکہ میں اگر کہوں کہ ہر تیسرے بندے کو اگر ہم دیکھیں تو وہ آئس ایڈکٹڈ ہوگا۔ کیونکہ یہ سارے معاملے سے اپنے آپ کی جان چھڑانے کے لیے یہ لوگ جو ہے آئس کا نشہ کرتے ہیں یا دیگر نشوں کی طرف جاتے ہیں۔ اسپیشلی آئس جو ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے میٹا ایمفیٹامین جو کہ انتہائی مضر نشہ ہے، لیکن افسوس کہ آج کل اس کو جس کو ہم اسٹریسی ٹیبلٹس کہتے ہیں، ڈانسنگ پلز جسے کہتے ہیں، اس میں ملا کے اگر بندہ اپنے شغل کے لیے یہ پی لیتا ہے، کسی کاوے میں ملا کے یا گرم پانی میں ملا کے، لیکن افسوس کہ اس کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنا مضر کام کر رہا ہوں۔ تو آج کل ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس چیز میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جی، اس وقت ہم پشاور کے سفید ڈیری کے علاقے میں موجود ہے۔ مقتول کے بھائی کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو چوکیدار جس کو قتل کیا گیا تھا ان کے بھائی سے پوچھتے ہیں آپ کے بھائی کا نام کیا تھا اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرے بھائی کا نام خیر محمد تھا، میرا نام وسیم فراز ہے۔ اچھا، کیسے گھر سے نکلا، کیسے پتہ چلا آپ کو، اطلاع کیسے آئی کہ اس کو قتل کیا گیا ہے؟ میرا بھائی صبح جاتا تھا 6:30 بجے اپنی ڈیوٹی پہ، وہ 6:30 بجے نکلا ہے ڈیوٹی پہ میرے ابو کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ، دونوں گئے ڈیوٹی پہ۔ تو جیسے گئے تو ادھر 7 بجے پہنچے،
15 मिनट ऊपर 7 बजे पहुँचे तो गेट के अंदर गए तो उसने जैसे मोटरसाइकिल अंदर किए, मोटरसाइकिल खड़ा किए तो इतने में वो मुलजिम आए, मेरे भाई को 4 फायर मारे, चार गोलियां मारी। 4 गोलियां मारी है। 4 गोली मारी है तो मेरा अबू बाहर खड़ा था, गोली की आवाज़ सुनकर मेरे अबू ने दौड़ मारा उसके पीछे, जब देखा तो मेरा भाई पड़ा हुआ था खून। जब आपको पता भी था कि यहाँ पे चौकीदारी कर रहा है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, फिर भी वो जा रहा था, अपने बच्चे को भी साथ लेकर जा रहा था, वालिद को भी? शायद वो अपने बच्चों को इसलिए ले जा रहा था कि ये मुझे कुछ बोले ना, ये वजह हो सकती है। दूसरी बात, 4 दिन पहले मुझसे भाई ने कहा कि मुझे वो जुमेरात के दिन गोली मारेगा, ये मेरे भाई ने मुझसे अपने मुंह के अल्फाज में कहा था, तुम मेरे साथ जुमेरात के दिन मेरे साथ जाओगी। तो मैंने उसको बोला कौन तुम्हें गोली मारेगा, कौन है? कहते एक आदमी है, मैं उससे बहुत तंग हूँ, आप मेरे साथ जाओ, ये बात ख़त्म करवाओ। तो उसने ये शिकायत की थी प्रिंसिपल को? उसने 10 दफ़ा किया है। इस बंदे ने प्रिंसिपल के ऊपर भी पिस्टल निकाला है, ये आप उससे पूछ सकते हैं। तो मैंने अपने भाई को बोला जाएंगे, जुमेरात के दिन ज़रूर जाएंगे। फिर जुमेरात से 1 दिन पहले इसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई तो रात को ये मेरे घर आया है, हमने दोनों ने चाय वगैरह पिया। तो मैंने पूछा कि कल जुमेरात है, सुबह जाएंगे? कहते नहीं, वो बात सॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई वो बात मेरे और उसकी, उसने मेरे साथ कुछ ऐसा बात नहीं। जब सुबह हो गई तो अपने बच्चे को और मैं अपने अब्बू को साथ ले गए, मुझे नहीं बताए, शायद इस वजह से नहीं बताया कि मेरे साथ मेरे भाई को ना मार दे। मेरा भाई बहुत मज़ूब किस्म का था। ये जो कातिल है ये नशे की लत में मुब्तला था? आइस के नशे में ये SHO साहब ने भी बताया और भी बताया लोगों ने कि ये आइस पीने वाले, ये हर दूसरे बंदे के साथ लड़ने वाले इंसान है। जॉब की आपके भाई ने? 4 साल गुजारे इनके साथ। तो मेरे अबू ने जब मेरे भाई ने अबू को बोले कि तुम इस गेट के साथ खड़े हो जाओ, मैं मेन गेट पे जाके ये गेट आपके लिए खोलता हूँ। तो उस एक गेट के दूसरे गेट में आपस में फासला है, थोड़ा सा फासला है ना। तो जैसे मेरा भाई अंदर गए तो इतने में फायर हो गए, 4 फायर हो गए, 4 गोली मारे। तो मेरे अबू ने गोली की आवाज़ सुनकर दौड़ मारे कि मेरे बेटे को मार दिए। जब देखा तो मेरा भाई खून में लथपथ पड़ा था। तो मेरे अबू को भी पिस्टल उसने सीधा किया, फायर किया, लेकिन उसमें मैगज़ीन नहीं था, शायद गोली नहीं थी, क्या नहीं था पता नहीं, ख़त्म हो गया, भाग गए। उधर दीवार था, उस दीवार के पीछे वो पलटे, EMS का ऑफिस है, आर्मी वालों का ऑफिस है, उस ऑफिस के पीछे भाग गए। फिर आर्मी वाले ने बड़ा, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ आर्मी वाले का, SHO साहब का, कि उन्होंने बड़ा मेहनत किया और 2 घंटे के अंदर अंदर इसको पकड़ लिया। यकीनन ये दस्तान, ये अलमनाक दस्तान आप सुन रहे हैं, ये एक चौकीदार था, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए नौकरी कर रहा था, लेकिन उसी स्कूल के अंदर एक दूसरा मुलाजिम है, वो उठ के अपने साथी को कत्ल करते। वजह क्या है? वजह यह है कि वो आइस नशे का आदी था। एक आइस नशे के आदी शख्स को उसी स्कूल में रखा गया था। इसके भाई के मुताबिक उन्होंने मुतअद्दिद बार शिकायत भी दर्ज की थी कि मुझे मारने का ख़तरा है। इसने अपने भाई को भी बता दिया था, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था कि जुमेरात के रोज़ शायद मुझे मार दे। यानी इस हद तक बात गई थी। उसके बावजूद उसके ख़िलाफ़ एडवांस में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है, वो कानून के दायरे में आ चुका है और अब उसको जेल भेज दिया गया है। अब अदालत इसका फ़ैसला करेगा कि उसको कब सज़ा दी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ़ एक चौकीदार का कत्ल नहीं है। पेशावर में आइस के नशे में मुब्तला बहुत से लोग इस तरह है कि वो बातों बातों में गर्म होकर दूसरों को कत्ल करते हैं। यकीनन ये उसी तरह का एक केस था जो अभी अंजाम तक पहुंचा।